लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गिब्स फेज रूल। उसमें हमने ये पता किया था कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन डिफरेंट फेजेस। ठीक है, और अपन ने देखा भी था कि क्या हमने ये क्या देखा था, फेज डायग्राम भी देखा था और आयरन कार्बन डायग्राम एग्जांपल लिया था हमने। उसी एग्जांपल पे के बेस पे अपन ने गिब्स फेज रूल पे अलग अलग फेजेस पे अपन ने गिब्स फेज रूल लगाया था, और कहाँ वैलिड नहीं होता है वो भी मैंने आपको बताया। थर्मोडायनेमिक्स में आप ये वाले रीजन पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे रिजल्ट गलत आते हैं इसके। आज अपन डिस्कस और उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम। तो होता क्या है फेज डायग्राम, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये भी डिस्कस किया था हमने। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम भी कहते हैं, है ना। और कांस्टेंट प्रेशर पे ये डायग्राम बनता है, और ग्राफ किस किस के बीच में होता है। वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, कंपोजिशन होता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने इसके बाद अपने इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम भी पढ़ा था, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में डिस्कस किया था। ये 5 पॉइंट है अपन ने डिस्कस की थी। इसके बाद अपन ने बता किया था कि लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन क्या होता है, और ये भी बताया था कि लिक्विडस और सॉलिडस लाइन आप लोगों को हर फेज डायग्राम में मिलता है। जैसे पता चले कि कहाँ किस पॉइंट पे आपका किस पॉइंट में किस फेज में आपका मटेरियल मेल्ट हो रहा है या फिर सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, और लिक्विडस और सॉलिडस लाइन को आप क्या बोलते हैं, अपन सॉलिबिलिटी लिमिट लाइन कहते हैं। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे, आज से अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम। 3 तरह के वैसे तो जनरली आपके जो अगर सिलेबस की बात करें तो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है यूनरी फेज डायग्राम, दूसरा होता है बाइनरी फेज डायग्राम, तीसरा होता है टर्नरी फेज डायग्राम। ऐसे अगर और भी कंपाउंड ऐड कर दिए जाएं तो और ज्यादा आपके क्वाटरनरी भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। आपका क्या है, आपका कोर्स में है 3 क्लासिफिकेशन। एक तो यूनरी फेज डायग्राम जिसमें कितने कंपाउंड होते हैं, एक कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कंपाउंड होता है, जैसे कि H2O। H2O क्या है कि आपका यूनरी फेज डायग्राम बनाता है। ठीक है, और दूसरा आपका आता है बाइनरी फेज डायग्राम, जैसे कि एलॉयस। कोई भी एलॉय ऐसे एलॉय जो 2 कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, जैसे कि बात करें एल्यूमिनियम एंड कॉपर एलॉय। निकिल, आप लोगों को जैसे ब्रास के बारे में पता है, ब्रास क्या है, कॉपर निकिल एलॉय होता है। ब्रास कौन सा एलॉय होता है, ब्रास एलॉय है ना, किस किस से मिलके बनता है? हेलो, हेलो, हाँ सर। ब्रास किस किस से मिलके बनता है, नहीं पता है? भूल जाते हैं सर। भूल जाते हो? ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक से बनता है। कॉपर और जिंक मिला के हमारा ब्रास तैयार होता है। वो भी वो आपका क्या कहलाएगा, देखिए उसमें क्या है, कॉपर और जिंक है, दो है कंपाउंड, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी फेज डायग्राम होगा। ऐसे ही टर्नरी फेज डायग्राम, जैसे कि आपको एग्जांपल आपको याद हो तो मैंने दिया था, एल्यूमिनियम, कॉपर और तीसरा हमने क्रोमियम ऐड किया था।
तो क्रोमियम में तो ये 3 आपके कंपाउंड हो जाएंगे उसमें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्नरी फेज डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो फेज डायग्राम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, जो हमको बता दिया। इन द सिस्टम द सिंगल कंपोनेंट सिस्टम हैव यूनिटरी फेज डायग्राम। बेटा सभी लोग म्यूट कर लीजिए, है ना, आवाज आ रही है। विनोद कुमार, जब भी मैं कुछ क्वेश्चन ऐड करूं तभी आप म्यूट को अनम्यूट कीजिएगा, अभी जब तक नहीं कीजिए, है ना। The single component system have unary phase diagram, two component system have binary diagram, and three component system represent the ternary diagram, and so on. So on, इसलिए अपन ने ये 3 को शो इसलिए किया क्योंकि हमारे कोर्स में 3 है ना। इसके बाद जो बातें की जाती हैं वो आपको बात जो की जाती है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है। ठीक है, when more than 2 components are present, more than 2, the phase diagram becomes extremely complicated and difficult to represent. तो जब भी आपको 2 फेज से ज्यादा आपको कंपोनेंट मिलेंगे तो उसमें जो फेजेस बनते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने फेज डायग्राम, आपको मैंने माइक्रोस्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें कॉपर को, एल्यूमिनियम को और क्रोमियम को मैंने दिखाया था। तो उसमें 3 फेजेस आपने कैसे देखे आप देख सकते हैं। अब उन फेजेस का जो फेज डायग्राम बनाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता है। उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। वो ट्राइंगल आपका कौन सा ट्राइंगल होता है, 60 डिग्री वाले ट्राइंगल को क्या बोलते हैं अपन, जो 60 डिग्री पे होता है, तीनों की तीनों का वो इक्वल रहता है साइड्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसको इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जाता है। एक साइड आपकी एक कंपोनेंट बताता है। जैसे कि 3 कंपोनेंट है तो 3 कंपोनेंट तीन अलग अलग साइड आपके बताएंगे, उसके हिसाब से एनालिसिस होती है। ठीक है, जनरली जो आपका चैप्टर है वो किसके बेसिस पे काम करेगा, पूरा बाइनरी सिस्टम पे काम करेगा। ठीक है, पूरा बाइनरी सिस्टम पे काम करेगा क्योंकि आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है वो आपका बाइनरी फेज डायग्राम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वन कंपोनेंट यूनरी फेज डायग्राम, जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, किसका है डायग्राम, वाटर फेज डायग्राम है। यहाँ पे आपको सभी जगह एक ही फेज मिलेगा, जैसे कि आइस जैसे सॉलिड है तो यहाँ वाले रीजन में आपको एक ही फेज मिलेगा। वाटर वाला रीजन जहाँ पे आपका लिक्विड बनता है, आइस से लिक्विड बनता है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे भी एक ही फेज है लिक्विड में। तीसरा यहाँ पे वेपर, ये भी आपका एक ही फेज है। हाँ, इस पूरे रीजन में से एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 फेज मिलते हैं, वो पॉइंट आपका कौन सा है, ये ट्रिपल पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें 3 फेज मिलते हैं, सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसके लिए कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। टेम्परेचर और प्रेशर इस पॉइंट का चेंज नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्सल है। तो इसके लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलना चाहिए 0। इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलना चाहिए कितना, 0। पर आप जब इसमें पुट करेंगे किसमें, अगर अपन बात करें गिब्स फेज रूल, तो गिब्स फेज रूल अगर इसमें अप्लाई किया जाए तो क्या आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप देख सकते हैं। देखिए P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस, कितने फेजेस हैं इस पॉइंट पे, 3। ठीक है, 3 फेज है, F अपन को निकालना है। ठीक है, इक्वल टू C प्लस 2, C कितने कंपोनेंट, वाटर एक कंपोनेंट है, 1 प्लस 1, तो F कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और F नेगेटिव हो सकता है क्या, F नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रिपल पॉइंट पे आपका गिब्स फेज रूल गलत रीडिंग देता है। ठीक है, गलत रीडिंग देता है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख दीजिए। क्यों बता रहा हूँ, ट्रिपल पॉइंट पे आपको यहाँ पे ये ट्रिपल पॉइंट है, बेटा 1 मिनट में 2 मिनट में
ये हेलो, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करते हैं। तो ये ट्रिपल पॉइंट, आप ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, तो जहाँ पे आपको प्रेशर दिखा रहा है कितना 0.06 बता रहा है एटमॉस्फेरिक में, और आपको टेम्परेचर कितना बता रहा है 0.01 डिग्री सेल्सियस में। इस पॉइंट को, अब ये वाला पॉइंट पहले से ही डिफाइंड है, तो इस पॉइंट को डिफाइंड करने के लिए किसी भी वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, बोला था कि नहीं? तो ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी पता करनी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अपन को पहले से ही पता है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, फिक्स है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, पर आ कितनी रही है, नेगेटिव। इसलिए ट्रिपल पॉइंट पे बोला जाता है गिब्स फेज रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको बिल्कुल पॉइंट कर दें, इस पॉइंट को नोट कर लें, स्टार्ट मार्क कर लीजिए और उसमें लिख लीजिए कंपटीशन एग्जाम्स। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम देयर इज नो कंपोजिशन, क्यों कंपोजिशन क्यों नहीं होगा इसमें? इस वाले डायग्राम में अपन को कंपोजिशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये सिंगल फेज डायग्राम है। सिंगल फेज डायग्राम में हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, हर पॉइंट पे H2O मिलेगा, हर जगह पे सेम कंपोजिशन मिलेगा। मतलब देयर इज नो कंपोजिशन चेंज, मतलब C इक्वल टू C1 पुट किया अपन ने। Thus only variables are temperature and pressure. Here the variables are temperature and pressure. बाकी पॉइंट्स पे आप अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, बाकी पॉइंट्स पे, अदर पॉइंट्स पे, ट्रिपल पॉइंट को छोड़ के अदर पॉइंट्स पे अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर are the independent variable for to decide the property of the water at different phases. ठीक है, thus in the region of the single phase, two variables temperature and pressure can be varied independently. क्यों बोला independently? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2 निकलेगी। ठीक है, तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2। वो कौन से हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। If two phases coexist, then according to the phase rule, either temperature or pressure can be varied independently. अगर ये तो सिंगल फेज डायग्राम है, अगर डबल फेज डायग्राम होगा तो अगर दो फेजेस को एग्जिस्ट करेंगे, तो दो फेज रूल के अकॉर्डिंग या तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या तो प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। आपने कई जगहों पे देखा था, मैंने कल आयरन कार्बन डायग्राम में दिखाया था, तो एक पॉइंट ऐसा था जहां पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिल रही थी, 1 मिल रही थी। तो उसका मतलब ये है, या तो आप टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, टेम्परेचर हमने क्या किया था उसमें, हम फेज डायग्राम में, बाइनरी फेज डायग्राम में क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। मतलब उसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन बाइनरी फेज डायग्राम। ठीक है, अपन टेम्परेचर को चेंज करके अलग अलग फेजेस निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? आगे आएगा बाइनरी फेज डायग्राम, उसमें आप देखेंगे ये वाला बाइनरी फेज डायग्राम है ना। but not more, both. At triple point, 3 phases coexist at the particular set of temperature and pressure. At these points, neither temperature nor pressure can be changed without disputing the equilibrium, that is, one phase to the may disappear. यहाँ पे आप ट्रिपल पॉइंट में आपको, जहाँ पे अगर 3 कंपोनेंट सिस्टम होगा, मतलब जिसमें टर्नरी फेज डायग्राम बता रहे हैं, उसमें ना तो आप प्रेशर को चेंज कर सकते हो, ना तो आप प्रेशर को चेंज कर सकते हो। मतलब वहां पे कोई भी वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। वहां पे अगर किसी को भी आपने चेंज किया, तो कोई भी एक फेज आपका डिसअपियर हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, बाइनरी फेज बन जाता है। ठीक है, आ समझ में? तो द वन फेज में भी डिसअपियर, इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे जब टर्नरी फेज डायग्राम आएगा, तो उसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे इस लाइन में। तो अभी तो बस ऐसे ही चल रहा था, ओवरव्यू चल रहा है। अब दूसरी बात करेंगे किसकी, बाइनरी फेज डायग्राम। Another type of extremely common phase diagram is, जो अपन ने आयरन कार्बन डायग्राम देखा था, वो बाइनरी फेज डायग्राम होता है।
is one in which the temperature and composition, temperature at y-axis and composition at x-axis are variable parameter and the pressure is held constant. मैंने क्या बोला? Pressure is held constant normally at 1 atmosphere. इसीलिए हम गिब्स फेज रूल लगाते हैं. कौन सा वाला लगाते हैं? जब अपन बाइनरी फेज डायग्राम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो अपन कौन सा वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे? ये वाला, P + F = C + 1. ठीक है, तो ये तो कल ही बता दिया था मैंने आप लोगों को. ठीक है, तो बाइनरी अलॉयज binary alloys those that contain two component. ठीक है, if more than two component are present the phase diagram becomes extremely complicated and difficult to represent. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. An explanation of the principle governing and the interpretation of the phase diagram can be demonstrated using binary alloy even though the most alloys contain the more than component. आपको यहाँ पे हम कैसे करते हैं? जब आपका मोर देन टू कंपोनेंट जब प्रेजेंट होते हैं, मोर देन टू कंपोनेंट, जैसे कि बात करें एल्यूमिनियम, कॉपर एंड क्रोमियम की बात की थी मैंने, तो उससे अपन बाइनरी फेज को बना सकते हैं. हम बाइनरी फेज डायग्राम उससे बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ये मैंने बताया. एक फेज आपका डिसअपियर हो जाता है जैसे ही आपने कोई भी प्रॉपर्टी को आपने छेड़ा है, किसी भी प्रॉपर्टी को, टेम्परेचर या प्रेशर को आपने छेड़ा है, तो एक फेज आपका डिसअपियर हो जाता है. तो मोस्टली क्या होता है, अगर मोर देन टू कंपोनेंट होते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसका रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. तो हम क्या करते हैं, एक फेज को डिसअपियर करके उसका बाइनरी फेज डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, ये है आपका बाइनरी फेज डायग्राम और इसको हम आइसोमॉर्फस सिस्टम कहते हैं. क्यों कहते हैं ये आगे पढ़ेंगे. अभी पहले आप ये देखिए कि ये सबसे सिंपलेस्ट आपका बाइनरी फेज डायग्राम है जिसमें सारे पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे कंप्लीटली सॉल्यूबल आपको मटेरियल मिलेगा. सॉलिड में भी ये मटेरियल आपका सब कंप्लीटली सॉल्यूबल है, सॉलिड एंड लिक्विड में भी कंप्लीटली सॉल्यूबल है और यहाँ पे भी कंप्लीटली सॉल्यूबल है. ठीक है, हर एक पॉइंट पे, हर एक फेज पे आपको कंप्लीटली सॉल्यूबल मटेरियल मिलेगा. ठीक है, तो इसीलिए ये फेज डायग्राम आपका सबसे सिंपलेस्ट फेज डायग्राम बोला जाता है. कॉपर एंड निकल आर द, जो कॉपर और निकल का है, कॉपर और निकल फेज डायग्राम है. तो आपको देखिए ये आपका इस डायग्राम को अच्छे से समझा रहा हूँ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फेज डायग्राम को. टेम्परेचर तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है. और फ़ारेनहाइट में तो अपन बात ही नहीं करेंगे, अपन डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर और यहाँ पे लिखा हुआ है निकल. इसका मतलब ये है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर लिखा हुआ है देखिए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है 0, 20, 40, 60, 80, 400, तो ये आपको कंपोजिशन, यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉपर कितना है 0, और इस पॉइंट पे कॉपर कितना है 20, इस पॉइंट पे कॉपर कितना है 60, इस पॉइंट पे कॉपर कितना है 40, इस पॉइंट पे 60, इस पॉइंट पे 80, इस पॉइंट पे 100. अब निकल की बात करें, निकल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब निकल यहाँ पे कितना है 0, निकल यहाँ पे कितना है 20, निकल यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे कितना है 60, यहाँ पे कितना है 80 और यहाँ पे कितना होगा 100. तो आपको अगर मैं कोई एक पॉइंट पिक करूं, ये वाला पॉइंट पिक किया, तो यहाँ पे मैं पूछूं कि कॉपर कितना है और निकल कितना है, तो कितना बताएंगे? 40 और 60. कॉपर होगा 40 और निकल होगा 60. ठीक है, तो फेज डायग्राम को कैसे, फेज डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिशन को, ये आप समझ के सभी लोग, है ना. तो आप लोगों के साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये रेड लाइन क्या शो करती है, आपका सॉल्युबिलिटी लिमिट शो करती है. एक लाइन कौन सी होती है? सॉलिडस लाइन. दूसरी और एक लाइन कौन सी होती है? आपका लिक्विडस लाइन. लिक्विडस, वो लाइन जिसके ऊपर सारा मटेरियल आपका मेल्ट हो जाता है, सब लिक्विड फेज दिखता है, उस लाइन को अपन क्या कहते हैं? लिक्विडस लाइन कहते हैं. लिक्विडस लाइन. और वो लाइन जिसके नीचे जाते हैं, वर्टिकली नीचे जाते हैं, तो हमें पूरा फेज हमें कौन सा मिलता है? सॉलिड फेज मिलता है. मतलब आपका मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है. उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? उस लोकस ऑफ द पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? सॉलिडस लाइन कहते हैं. ठीक है,
है ना, ठीक है। The simplest binary system is the copper and nickel, which exhibits complete solubility in liquid and solid state. Liquid में भी complete solubility है, solid में भी आपका completely solubility है. The line above which the alloy is liquid is called liquidus line, जो मैं बता चुका हूँ. At temperature just below this line, the crystal, हाँ ये देखिए, at the temperature just below this line, मतलब इस liquidus line के just below this line, crystals of alpha solid solution start forming. मतलब इस लाइन के जस्ट नीचे जाएंगे, यहाँ पे अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, निकल एंड कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही इस लाइन के नीचे जस्ट नीचे जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स बनना चालू हो जाता है, मतलब सॉलिड बनना चालू हो जाता है आपका। धीरे धीरे नीचे और नीचे जाते जाएंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ती सॉरी सॉलिडिफाई ज्यादा होता जाएगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के नीचे जस्ट इसके नीचे जाएंगे इस लाइन के, तो हमें कितना कंप्लीटली आपको क्या मिलेगा, सॉलिडिफाई मिलेगा मटेरियल, ठीक है। The line below which solidification completes is called the solidus line. ये line आपका solidus line. Hence, only alpha solid solution exists at any temperature below the solidus line. ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, इस लाइन के किसी भी टेम्परेचर पे नीचे जाएंगे तो आपको हर पॉइंट पे सिर्फ अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर एक पॉइंट पे, हर एक कंपोजिशन में. The intermediate region between the solidus and the liquidus line is the two-phase region. और ये वाला जो बीच वाला रीजन है वो कौन सा फेज है, टू फेज रीजन है, उसमें जिसमें आपको क्या क्या कौन से फेजेस हैं, एक तो सॉलिड, एक तो कौन सा फेज है आपका सॉलिड, दूसरा क्या है लिक्विड फेज है, ठीक है। टू फेज रीजन where the liquid and solid coexist. It can be noted that the two metals are soluble in each other in the entire range of the composition in both liquid and solid state. This kind of system is known as isomorphous system. मतलब इसका मतलब ये जो मैंने ये वाला डायग्राम जो आपको दिखाया है वो फेज डायग्राम किसका है, आइसोमॉर्फस सिस्टम का फेज डायग्राम है। क्या होता है आइसोमॉर्फस सिस्टम, ऐसे फेज डायग्राम जहां पे ऐसे मटेरियल जो अलॉयस जो लिक्विड में और सॉलिड में दोनों में कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, वो उन सिस्टम्स को अपन क्या कहते हैं, हम आइसोमॉर्फस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ अल्फा दिख रहा है, मतलब एक ही फेज दिख रहा है आपको। अगर कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता, जैसे आपने आयरन कार्बन में देखा तो कहीं पे अल्फा लिखा हुआ है, कहीं पे अल्फा प्लस Fe3C लिखा हुआ है, तो जहाँ पे अल्फा प्लस Fe3C लिखा है वहां पे उस पॉइंट पे क्या है, वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है, मतलब उस सॉलिड रीजन में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट पे आपको अल्फा ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको एक ही फेज दिख रहा है सॉलिड का, मतलब ये कंप्लीटली सोल्यूबल है यहाँ पे, और लिक्विड में भी कंप्लीटली सोल्यूबल है, इसीलिए इस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे अब ये कॉपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, कॉपर और निकल कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये आइसोमॉर्फस सिस्टम है और सबसे सिंपलेस्ट फेज डायग्राम होता है। तो फेमस, मैंने वही चीज बोली, जो आपका मटेरियल फेमस होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे इसमें भी यही है। तो पूछा जाता है कॉपर एंड निकल आपका कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है, FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। The liquid L is homogeneous liquid solution composed of both copper and liquid, ठीक है। The alpha phase is the substitutional solid solution consisting of both copper and nickel. मैंने बताया अल्फा में क्या क्या प्रेजेंट है, कॉपर एंड निकल प्रेजेंट है, एंड हैविंग द FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये चीज, ये पॉइंट बिल्कुल आपको हाईलाइट कर देनी है, एंड हैविंग द FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आता है बेटा, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम्स में, पब्लिक सेक्टर्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। एट टेम्परेचर्स बिलो
1080 degree Celsius, the copper and nickel are mutually soluble in each other in the solid state for all composition. कितने पॉइंट पे, मतलब टेम्परेचर भी दिखाया है 1080 डिग्री सेल्सियस, 1080 ये है आपका। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो 1300 पे आपका सॉलिडिफाई हो जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं तो 1085 पे देखें तो 1085 पे हर एक कंपोजिशन पे, मतलब फिर वो 0 हो, चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 60 हो, हर एक पॉइंट पे आपका कंप्लीटली सॉलिडिफाई आपका मटेरियल हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए लिखा जा रहा है 1080 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर एंड निकल आर म्यूचुअली soluble in each other in the solid state for all compositions. ठीक है, this complete solubility is explained by the fact that both copper and nickel have the same crystal structure. Actually क्यों मतलब यहाँ पे completely soluble है, क्योंकि मैंने आपको बताया था solid phase में आपके मोर देन 2 फेजेस पॉसिबल, मतलब मोर देन 1 फेजेस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल होते हैं, क्योंकि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कंप्लीटली सॉल्युबल क्यों है, यहाँ पे एक ही फेज क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का, कॉपर का भी एफसीसी है, निकल का भी एफसीसी होता है, एंड नियरली आइडेंटिकल आपका एटॉमिक रेडियस भी दोनों का नियरली आपका आइडेंटिकल होता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड सिमिलर वैकेंसीज, जो वैलेंसीज अपन पढ़ते हैं जो उसमें भी वो भी आपको, मतलब टोटल प्रॉपर्टीज सारी अधिकतर आपकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चर है, मेनली बात किया जाए क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, इसलिए यहाँ पे आपका पूरा मटेरियल आपका सॉलिड में भी कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे आप, मैंने जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर बार बार बताते आता हूँ, दिखाते आता हूँ कि ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो हर एक पॉइंट पे मैंने माइक्रो स्ट्रक्चर शो किया है। देखिए इस पॉइंट पे माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, और इस पॉइंट पे कैसा दिख रहा है, और इधर कैसा दिख रहा है। देखिए इधर लिक्विड है तो माइक्रो स्ट्रक्चर दिखेगा ही नहीं, लिक्विड पे नहीं दिखेगा, क्रिस्टल्स नहीं, फॉर्मेशन ग्रेन्स नहीं दिखेंगी। अब इधर देखेंगे अल्फा, अल्फा है मतलब यहाँ पे सिंगल फेज है, तो सारे पॉइंट ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये जो है ग्रेन बाउंड्रीज, ये जो लाइनें दिख रही हैं ये हैं ग्रेन बाउंड्रीज, और इसमें जो बीच में ये चीजें जो दिख रही हैं ये क्या है, आपके ग्रेन्स। ठीक है, तो सारे ग्रेन्स किसके हैं, अल्फा सॉलिड के, जो कंप्लीटली आपके सॉल्युबल हैं। इनमें क्या क्या प्रेजेंट है, आपका कॉपर एंड निकल। अब यहाँ पे बता थोड़ी सकते हैं कि इससे अपन ये बता ही, इस वाले माइक्रो स्ट्रक्चर से अपन ये बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें इस पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका कॉपर कितना है और निकल कितना है, ये अपन बता ही नहीं सकते। ये अपन किससे पता करेंगे, ये पता करने के लिए हमें और भी एनालिसिस करनी पड़ेगी, जैसे कि कौन सी एनालिसिस है आपकी, एक्सआरडी, जिसको बोलते हैं एक्सआरडी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, उससे अपन पता कर सकेंगे कि कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट निकल है। ठीक है, इसके बाद इधर चलते हैं, इस वाले 2 फेज रीजन में देखते हैं, तो ये खाली वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये गोले गोले जो दिख रहे हैं, वो कौन से, वो क्या बता रहे हैं, वो अल्फा सॉलिड बता रहे हैं, और जो खाली आपको दिख रहा है इसके जैसा, वो क्या है, आपका लिक्विड पोर्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर, आया समझ में, ऐसे देखते हैं। और ये तीसरा रीजन आपका ये हो गया। ठीक है, सभी लोग अटेंडेंस लगा लीजिए, आज की क्लास इतनी ही है। कल की क्लास में अपन वैसे आज की क्लास में आप लोगों को मैं लेवर रूल बताने वाला था। लेवर रूल क्या होता है, उससे अपन क्या पता करते हैं, कितना परसेंटेज कॉपर है, कितना परसेंटेज निकल है पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब वो डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल करेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस सभी लोग लगा लीजिए, किसी की अटेंडेंस छूटनी नहीं चाहिए। 19 लोगों ने लगाई अटेंडेंस, नाम ले लेता हूँ, जिसने नहीं लगाई है वो लिख लीजिएगा। दीपचंद, ललित, नवीन, सोनू, खुशीराम, मनराज, जशवंत, अंकित, सुमित, भावना, धैर्य, विनोद, राघवेंद्र, कार्तिक, कृष्णा, रचित, आशीष मीना रोल नंबर 4, आशीष मीना रोल नंबर 5, अनुभव, वैष्णव। ठीक है, अब जिसने नहीं लगाया है वो अटेंडेंस लगा लीजिए अभी ही। सबने लगा ली अटेंडेंस, क्लोज करें अपन। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।